नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बार संविधान की विशेषताओं को लेकर के। और संविधान की विशेषताओं को पढ़ने के संदर्भ में दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमने कई सारी संविधान की विशेषताओं को काफ़ी गहराई से पढ़ लिया। जैसे कि आपने देखा कि हमने संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले सबसे विस्तृत संविधान की बात कर ली थी। लिखित एवं औपचारिक संविधान की बात भी हम कर चुके थे। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण की बात कर चुके हैं। संविधान के विभिन्न स्रोतों की बात कर चुके हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव वाली संघात्मक व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन किया। संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने, आपको याद होगा, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक पुनरावलोकन की भी बात कर ली। और पंथ निरपेक्षता की अवधारणा के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। दोस्तों, अब हम लोग एक विशेषता और पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हमारे देश के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संबंधी प्रावधान किया गया है। दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संबंधी प्रावधान हम बात करें तो ये बेसिकली स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संबंधी प्रावधान हमारे देश के अंदर हमने ये अमेरिका से लिया है। अमेरिकी संविधान से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात हमने यहाँ से ली है, अमेरिकी संविधान से ली है। और बेसिकली बात यह है कि जो न्यायिक सिस्टम जो है हमारा पूरी तरह से अमेरिका पे भी आधारित नहीं है। हमारे 1935 का जो अधिनियम था उसके आधार पर ही न्यायिक सिस्टम को डेवलप किया गया। अमेरिका में तो दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। दोस्तों, अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। हालांकि न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अमेरिका से लिया है हमने, लेकिन अमेरिका में पूरी तरह से हमने कॉपी नहीं किया है। अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। अर्थात वहाँ पर दो तरह की न्यायपालिका है, न्यायिक सिस्टम है। एक तो है संघीय न्यायपालिका, संघीय जिसको फेडरल जुडिशरी सिस्टम कहते हैं, संघीय न्यायपालिका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। और दूसरी है राज्यों की न्यायपालिका, राज्यों की न्यायपालिका। दोस्तों, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट अलग है और राज्यों का अपना अपना सुप्रीम कोर्ट अलग अलग है। राज्यों की न्यायिक प्रणाली अपने अपने संविधान के अकॉर्डिंग अलग अलग है और पूरे देश के लिए एक संघीय न्यायपालिका या न्यायिक प्रणाली अलग है। हमारे देश में ऐसा नहीं पाया जाता। हमारे देश के अंदर अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि एकल या एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। सही शब्द है एकीकृत, यूनिटरी सिस्टम, एकीकृत न्यायिक प्रक्रिया या प्रणाली। एकीकृत न्यायपालिका या न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक प्रणाली पाई जाती है। पूरे देश के लिए एक समान न्यायिक प्रणाली पाई जाती है। यानी यहाँ पर दोहरी न्यायपालिका यानी संघीय न्यायपालिका और राज्यों की न्यायपालिका जैसे अमेरिका में कॉन्सेप्ट पाया जाता है, वैसा हमारे यहाँ पर नहीं पाया जाता। दोहरी न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट, दोहरी न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब हुआ पूरे देश के लिए, हमारे यहाँ पर पूरे देश के जितने भी राज्य उन सभी के लिए एक ही न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यायिक नियम एक ही है, जो न्याय संबंधी प्रक्रिया है वो भी एक समान है। यानी सभी राज्यों की न्यायिक प्रणाली में, न्यायिक प्रक्रिया में एक समरूपता पाई जाती है। यानी हमारे यहाँ पर जो एकीकृत न्यायपालिका है, उस एकीकृत न्यायपालिका के अंदर आपको पता है कि अपेक्स बॉडी के रूप में पूरे देश का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे अलग अलग राज्यों के अपने अपने हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्टों के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे होते हैं लोकल बॉडीज, लोकल कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं।
अधीनस्थ न्यायालय। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को सेशन कोर्ट भी कहते हैं। ये सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फौजदारी और राजस्व संबंधी मामलों के संबंध में होता है, इनका नाम अलग अलग। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील होती है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के फैसलों के विरुद्ध, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध अपील होती है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो पूरे देश के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक नियम है, न्यायिक सिस्टम है, वो एक समान है। यानी यहाँ पर पूरे देश के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट पाया जाता है। अमेरिका की तरह हर एक राज्य में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं पाया जाता। अमेरिका में हर एक राज्य की अपनी अपनी संविधान के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली, न्यायिक सिस्टम होता है। वहीं भारत में पूरे देश के लिए एक समान न्यायिक प्रणाली, न्यायिक सिस्टम, न्यायिक प्रक्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स मतलब अधीनस्थ न्यायालय की अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से लास्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया जो है पूरे देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली पाई जाती है। ये ब्रिटेन से ज़्यादा साम्यता रखती है, लेकिन स्वतंत्रता और निष्पक्षता की बात रखें, ज़्यादा शक्तिशाली की स्थिति बात रखें, तो भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है। ये संवैधानिक सर्वोच्चता के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियाँ भी रखती है। इसलिए हम अमेरिका के संबंध में इसको जोड़ सकते हैं कि भारतीय न्यायिक प्रक्रिया जो है न्यायिक सर्वोच्चता या संवैधानिक सर्वोच्चता की ओर ज़्यादा झुकाव रखती है, ज़्यादा जुड़ी हुई है। ये किसी तरह का पक्षपात या किसी के हित में फैसला देने के बजाय यहाँ पर इसकी प्रक्रिया जो है संविधान के अनुसार निर्धारित होती है। संविधान ने इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता की पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं। संविधान के अंदर, भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्लेख है, और आर्टिकल 214 से लेकर के और 237 तक हम देखें तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह के बारे में भी यहाँ उल्लेख दे रखा है। तो इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख पूरे देश के लिए एक समान है, और इसका उल्लेख किस में दे रखा है? भारतीय संविधान में ही दे रखा है। तो ये सारी बातें हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के पर्याप्त प्रावधान कर रखे हैं। और हकीकत बात तो यह है कि आज तक लगभग 70 सालों के इतिहास में स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत में आज भी संविधान जिंदा है, संविधानवाद जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, उसके पीछे न्यायपालिका के महत्वपूर्ण निर्णय, समय समय पर जो न्यायपालिका ने निर्णय दिए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये योगदान इस बात को तय करता है कि हमारी भारतीय न्यायपालिका ने काफ़ी हद तक, बहुत हद तक ये अपना जो भूमिका है वो सकारात्मक और निष्पक्ष रूप से निभाई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निभाई है। सरकारों के विरुद्ध भी फैसले दिए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोकतंत्र को बचाए रखने में, संविधान को बचाए रखने में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका सबसे इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की बात हम कर चुके हैं। इसके बारे में जब न्यायिक सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उनकी शक्तियों को जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी चूंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, अभी हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं मोटे तौर पर, इसलिए हम लोगों ने केवल इतना से ही जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कौन सा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में है। संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है इनका उल्लेख है, भाग 3 का उल्लेख है, और इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया है। संविधान जब प्रारंभ हुआ था तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको 7वां जो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार जो मौलिक अधिकार के रूप में हुआ करता था, उसको अब एक कानूनी अधिकार के रूप में आर्टिकल 300A में शामिल कर लिया गया। अब ये वर्तमान में एक कम होकर के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी क्या है?
6 है। पहले कितनी थी? प्रारंभ में 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसमें चेंज कर दिया गया और अब एक मौलिक अधिकार को हटा करके, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से अलग हटा करके उसको किस में बदल दिया गया है? उस संपत्ति के अधिकार को हमने कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार में रख दिया है और जो वो 300A में, 300A आर्टिकल नंबर 300A में संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया है। A में दिया गया है। अब वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, मौलिक अधिकार मूलभूत अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार होते क्या हैं? इन मौलिक अधिकारों का मानव अधिकारों से क्या संबंध है? सिविल राइट्स से क्या संबंध है? सिविल राइट्स या नागरिक अधिकार क्या होते हैं? वैधानिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? ये क्वेश्चंस हम लोगों से जनरली इंटरव्यूज में और बहुत सारी जगह पे पूछे जाते हैं। इनकी चर्चा में जब मौलिक अधिकारों टॉपिक लेके आऊँगा तो बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से मौलिक अधिकारों को पूरा एनालिसिस करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। एक एक केस का हवाला भी देंगे यहाँ पे, किस केस में क्या फैसला हुआ था, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। लेकिन तब तक के लिए केवल मोटे तौर पर मौलिक अधिकारों को ये मान सकते हैं कि मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार संविधान के मूलभूत अधिकार होते हैं जिनको संविधान द्वारा संरक्षण दिया जाता है, जो इंसान के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करने के लिए सबसे मूलभूत होते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं, जिसको संविधान द्वारा ही विशेष प्रोटेक्शन दिया हुआ होता है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट में सीधे ही अपील की जा सकती है, उनको हम मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखते हैं। अभी मोटे मोटे तौर पर इन्हीं बातों को आप जान लीजिए। इसके अलावा जो बातें जब हम पर्टिकुलर टॉपिक पे आएंगे तब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मौलिक अधिकार जो हैं, हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें मौलिक अधिकारों के बाद में, फिर बात कर लेते हैं हम लोग किनकी? मौलिक कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के अंतर्गत, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, FD के नाम से इनको हम संबोधित करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनको संविधान में शामिल किया गया और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया। जो मूल संविधान में था उसमें मौलिक कर्तव्यों का कोई भी उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A जोड़ा गया और भाग 4A में का नाम जो दिया गया वो दिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये इंदिरा गांधी की सरकार ने इसमें शामिल किया गया था और इनको जो शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया था। भाग 4A में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यहाँ शामिल किया गया, लेकिन 86वें संशोधन द्वारा, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ दी गई, 11वां मौलिक कर्तव्य भी शामिल कर दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाना ये प्रत्येक माता पिता की और संरक्षक की जिम्मेदारी होगी। ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ साथ में 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी शामिल किया गया। ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करता है। इससे पहले जो 1976 में
जब पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आप लोगों को याद होगा कि मौलिक कर्तव्यों के अंदर केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। लेकिन 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है वो केवल इतनी सी है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों शामिल किया गया, क्या कारण है, इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे। लेकिन इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने ये शामिल करवाया था, समाजवाद को यहाँ शामिल करवाया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता को शामिल करवाया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो उसी टाइम पे इस 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा संविधान में जो छेड़छाड़ हुई थी वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही की गई थी। तो 42वें संविधान संशोधन जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी जाती है। और 42वां संविधान संशोधन जो है, इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। और पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और बाद में उसके भी बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज भी इसमें शामिल कर लिया गया, जो कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने की माता पिता की या संरक्षक की जो जिम्मेदारी है उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के अंदर भाग 4A में और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था। भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया है। नागरिकों को जब अधिकार दिए जाते हैं राज्य के द्वारा, तो नागरिकों को भी कुछ राज्य के प्रति या देश के प्रति कुछ कर्तव्य सुनिश्चित हो जाते हैं। अधिकार बिना कर्तव्यों के नहीं चलते हैं। इसी अवधारणा को लागू करते हुए यहाँ जनता से, आम आदमी से ये अपेक्षा की गई कि जहां आप मौलिक अधिकारों की अपेक्षा करते हैं तो वहीं मौलिक कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी को भी वहन करना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो मौलिक कर्तव्य उनको भी निभाना चाहिए। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ये एक तरह से नैतिक कर्तव्यों के रूप में ही होते हैं, आम जनता के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में ही होते हैं। इनको न्यायिक रूप से बाध्यकारी या शक्तिशाली नहीं बनाया गया है। ये मौलिक कर्तव्यों संबंधी बातें हैं और डिटेल में हम एक एक कर्तव्य पे बाद में बात करेंगे। दोस्तों, आपको याद है मौलिक अधिकार की बात होगी, मौलिक कर्तव्य की बात होगी। इसी के साथ में एक और मैं टॉपिक ले लेता हूं दोस्तों, एक विशेषता ले लेता हूं मैं, वो है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हम शॉर्ट में DPSP भी कहते हैं। DPSP दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी संविधान के भाग 4 में है। भाग 4 में है। आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक इनका उल्लेख दे रखा है। इनमें 3-4 तरीके के नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी मूल्य। इसमें गांधीवादी मूल्यों को समाहित किया गया है। उदारवादी मूल्य, समाजवादी मूल्य और गांधीवादी मूल्य, यानी कि जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं, शासन व्यवस्था संबंधी जो विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनको सबको समाहित करते हुए
नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत हमने संविधान में आयरलैंड से लिए हैं, आपको पता है आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ये नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए नैतिक बिंदु होते हैं, आदर्श बिंदु होते हैं, आचार संहिता होती है। ये सरकार के लिए केवल दिशा निर्देश की भांति है, इनको भी कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। इनको लागू करने के लिए कानूनी रूप से या न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, कानूनी रूप से उनको बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस शासन प्रशासन के संबंध में बहुत ज़रूरी है। ये तय करता है कि भारतीय संघ या भारत राज्य कैसा निर्मित होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, सरकारों को किन दिशाओं में काम करना, उनको किन किन नीतियों को समय के साथ में जैसे जैसे सक्षमता बढ़ती जाए वैसे वैसे कैसे भारत का निर्माण करना है, उसकी ओर यहाँ पर इशारा किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। तो नीति निर्देशक तत्वों को जब हम गहराई से पढ़ाएंगे, अलग से टॉपिक लेंगे, तब मैं एक एक नीति निर्देशक तत्व के बारे में सारी बात करूँगा। यहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को महत्व दिया गया है। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार यानी संविधान का भाग 3 और संविधान का भाग 4, इन दोनों को मिलाकर के संविधान का दार्शनिक पार्ट माना जाता है। इन दोनों को मिलाकर के भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग कहा जाता है, दार्शनिक भाग कहा जाता है। दोस्तों सामान्यतया एक विवाद होता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं या नहीं है या पूरक हैं। तो इसकी चर्चा हम लोग जब उचित टाइम आएगा, जब टॉपिक पढ़ेंगे, तब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मिनर्वा मिल्सवाद में, मिनर्वा मिल्सवाद 1980, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में, जो मिनर्वा मिल्सवाद है 1980, इस मिनर्वा मिल्सवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार और भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरोधाभासी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक हैं। ये पूरकता और विरोधाभास की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो आप लोगों को एक जानकारी के लिए मैंने बताया कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को शक्तियाँ प्रदान करते हैं, वहीं मौलिक अधिकार आम जनता को शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन विपरीत नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इसकी चर्चा हम लोग आगे जब नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जब वो स्पेशली नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार जब हम पढ़ेंगे, तब उसकी हम चर्चा कर लेंगे दोस्तों। तो नीति निर्देशक तत्व एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं उसको यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। 12 के बाद में यहाँ 13 नीति निर्देशक तत्व। ये भी टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब एक टॉपिक और मैं ले रहा हूँ दोस्तों, जो है विशेषताएं। विशेषताओं में ही एक और टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। दोस्तों सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? भारत में जनता को, भारतीय संविधान ने जनता को, जैसे देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद के होने के पश्चात जैसे संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से ही, 26 जनवरी 1950 से ही, बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ प्रावधान तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो जो वोट देने का अधिकार, वोटिंग राइट वाली बात जो है, वो वोटिंग राइट वाली बात जो है 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दी गई थी। तो हमारे देश में जो जनता द्वारा चुनी हुई निर्वाचित सरकार होती है, जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के लिए वोट देने की जो अधिकार है, ये अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। कैसा अधिकार है दोस्तों? ये एक राजनीतिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है, पॉलिटिकल श्रेणी में आता है। तो ये पॉलिटिकल अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। ये राजनीतिक अधिकार ना केवल देश की आज़ादी के समय मूलतः जब संविधान लागू किया गया तो प्रारंभ से ही ना केवल पुरुषों के लिए बल्कि
महिलाओं को भी स्टार्टिंग से ही बराबर का वोट देने का अधिकार दिया गया है। मतलब ये राजनीतिक अधिकार जो है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार अपने आप में एक राजनीतिक अधिकार होता है, यानी वोट डालने का, मतदान करने का अधिकार ना केवल हमारे यहाँ पर पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी संविधान के स्टार्टिंग से ही दिया है। दोस्तों, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि महिलाओं को भी पुरुषों के साथ साथ समान रूप से ये अधिकार दिया गया। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, जिनकी विकसित समाज के रूप में पहचान है, उन देशों से भी हम कंपैरिजन करें तो आप देखिए कि महिलाओं को 1920 में यूएसए ने सबसे पहले 1920 में वोटिंग राइट दिया। यानी आप सोचिए कि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम लिखित संविधान है और उस संविधान को 1789 में लागू किया गया। 1789 से लेकर के 1920 तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था अमेरिका के अंदर। अमेरिका इतना बड़ा महाशक्ति है, इतनी बड़ी शक्तिशाली कंट्री है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहाँ लोकतंत्र का सबसे बड़ा पैरोकार उसको मानते हैं, लेकिन उस देश में भी महिलाओं को बराबर की राजनीतिक भागीदारी जो है वो पुरुषों के समान राजनीतिक भागीदारी, यानी एक राजनीतिक अधिकार था, वोटिंग करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, वो महिलाओं को 1789 में मूल संविधान के द्वारा नहीं दिया गया, मूल संविधान के माध्यम से नहीं दिया गया, बल्कि 1920 में जाकर के, यानी 1789 में संविधान लागू हुआ, 1789 से लेकर 1920 तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं होता था। महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले 1920 में दिया गया था। वहीं हम लोग यूएसए की बाद में दूसरी एक और विकसित देश की बात करते हैं, जिसकी चर्चा हम हमेशा से करते हैं, दोनों में कंपैरिजन करें। ब्रिटेन, जो कि अपने आप में ही ये संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था के आइडियल रूप माने जाते हैं, संघात्मक व्यवस्था या एकात्मक व्यवस्था के आइडियल रूप माने जाते हैं, उन्हीं की चर्चा कर लें तो ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट 1928 में दिया गया, 1928 में दिया गया। 1928 में जाकर के ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। यूएसए में 1920 में ये वोटिंग राइट दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा मैं और एक तीसरी महाशक्ति की बात कर लेता हूँ, यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो वर्तमान में आज रूस है, वहाँ 1936 में वोटिंग राइट दिया गया था। यूएसएसआर में 1936 में महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था, जबकि लेनिन की जो रूस की क्रांति है, वो लेनिन की रूस की क्रांति 1917 में मानी जाती है, जो कि वहाँ पर सभी के अधिकारों की बात करने वाले देश में भी 1936 में जाकर के महिलाओं को क्या की जाती है, वोटिंग राइट दिया जाता है। वहीं फ्रांस की बात करें हम लोग, एक और बड़ी शक्ति है फ्रांस की बात करूं तो फ्रांस में 1945-46 में जाकर के 1945-46 में जाकर के ये वोटिंग राइट मिला था। फ्रांस में 1945 में फ्रांस को वोटिंग राइट मिला था। और उसके पश्चात 1948 में इटली भी एक बड़ी महाशक्ति, बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो इटली में भी 1948 में जाकर के महिलाओं को वोटिंग राइट दिया। और तो और जहां आजकल सब लोग घूमने जाते हैं, हनीमून मनाने जाते हैं, स्विट्जरलैंड छोटा सा देश है। इस छोटे से देश के अंदर भी महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार 1971 में दिया गया। आप सोचिए कि इतने विकसित देश, इतने अग्रणी देश जो लोकतंत्र के बड़े बड़े पैरोकार माने जाते हैं, इन देशों में भी महिलाओं को प्रारंभ से ही वोटिंग अधिकार नहीं दिया गया, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। संविधान के शुरुआत से ही महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया, बराबरी का राजनीतिक अधिकार नहीं दिया गया। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में आपको पता है कि देश का जब संविधान लागू हुआ उसी टाइम से ही ये राजनीतिक अधिकार न केवल पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी दे दिया गया। महिलाओं को पुरुषों के साथ साथ संविधान के प्रारंभ से ही वोटिंग राइट दिया गया। ये अपने आप में हमें गर्व करने की बात है। भारतीय संविधान जो है, हम भारतीयों को गर्व करने पर, ये प्रावधान हमको, संविधान वेत्ताओं की सोच हमको गर्व करने पर का मौका देती है
कि हम लोग इन विश्व के अग्रणी देशों से भी अग्रणी हो गए, कि हमने प्रारंभ से ही भारतीय महिलाओं को सब बराबर का दर्जा देने की कोशिश की है। समाज में पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी हमने महिलाओं को स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास किया है। आज उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आज भी हकीकत बात तो ये कि पूरे विश्व के लोकतंत्र में महिलाओं की जितनी भागीदारी नहीं है जितनी भारत में महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर रेशो देखा जाए पुरुषों की तुलना में तो अभी वो संख्या काफ़ी कम है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी, अगर पंचायतों वगैरह सबको देख लिया जाए तो फिर सबसे ज़्यादा महिला कैंडिडेट हमारे भारत में ही जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं। ऐसा एक सर्वे में आया था। दोस्तों, वयस्क मताधिकार की बात मैंने कही, और वयस्क मताधिकार के संबंध में मैंने बताया कि महिलाओं को, पुरुषों के साथ महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिया गया, ये राजनीतिक अधिकार दिया गया। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ दोस्तों। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था, प्रारंभ में मतलब 1950 में जब संविधान लागू किया गया था, तो 1950 में जो वोटिंग देने की, मतदाता की जो आयु थी, वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जो आयु थी, वोट डालने की जो आयु थी, वो 21 वर्ष होती थी। महिला हो या पुरुष हो, जिसकी 21 साल की आयु पूर्ण हो जाएगी वो ही वोट डाल सकता था, उसी को वयस्क मतदाता माना जाता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इस मतदान की आयु को क्या कर दिया गया। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 61 वर्ष की आयु को घटा करके 18 वर्ष की आयु तय कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि मतदान करने की आयु या मतदाता की जो आयु है, वयस्क मतदाता के रूप में आयु को घटा करके 21 वर्ष के स्थान पर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। यानी 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मान लिया गया। यही कारण है कि 61वें संविधान संशोधन तक जो है, तब तक तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 1989 तक 21 वर्ष की आयु होती थी। फिर उसके बाद में तब से लेकर 1989 से लेकर अब तक जो मतदान की आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। दोस्तों, ये 18 वर्ष की आयु का निर्धारण यहाँ पर किया गया। और दोस्तों, समय के साथ में लोगों में मैच्योरिटी, राजनीतिक चेतना बढ़ती है। जहाँ 21 साल की उम्र में 1950 में राजनीतिक चेतना प्रॉपर मानी जाती थी, अब लोगों का दिमाग का विकास हो गया, लोगों की समझ विकसित हो गई और लगा सरकार को कि अब जो 21 वर्ष है उसकी तुलना में 18 वर्ष की आयु का बच्चा ही जो व्यक्ति हैं वो सब के सब राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक मैच्योर, जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको घटा दिया गया। वैसे भी 1971 की जनगणना को आधार वर्ष के रूप में माना गया चुनाव के लिए, मतदाता सूचियों के लिए, इसलिए भी यहाँ पर इसको चेंज किया गया, 18 वर्ष की आयु तय की गई थी। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है वयस्क मतदाता या वयस्क मतदान के संदर्भ में किया जाता है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। भारतीय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। और तो और दोस्तों, इसके अंदर जो अनुच्छेद 326 में, भारतीय संविधान के 326 जो अनुच्छेद है उसमें जो पहले आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके 18 वर्ष का प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात भी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान क्या है? आपातकालीन प्रावधानों की हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये आपातकालीन प्रावधानों का भी संविधान में उल्लेख दे रखा है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख दे रखा है। ये एकात्मकता का लक्षण है। दोस्तों, एकात्मकता के लक्षण की ओर हम इशारा करें या बात करें तो इसको मैं एक फ्लो चार्ट से बताता हूँ। हालांकि अभी डिटेल में ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, स्पेशली जब ये टॉपिक रेलेवेंट टॉपिक आएगा इस टॉपिक पे हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आपातकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 18 में है।
भाग 18 में इसका उल्लेख दे रखा है। और भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 352 से 360 तक 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख दे रखा है। सबसे पहला आपातकाल माना जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपातकाल को हमने नाम दिया संवैधानिक आपातकाल। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। 356 और आधार 365 और 355 इन तीनों आधार पर लगाया जाता है। इसको राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। संवैधानिक आपातकाल कहते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो 360 आर्टिकल 360 में इसका उल्लेख है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लगाया जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और पहले आंतरिक अशांति शब्द होता था, अब उसकी जगह पर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसका नाम पड़ गया है सशस्त्र विद्रोह। ये सब कहानियाँ मैं बाद में आपको डिटेल से बताऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। अभी शॉर्ट में हम समझ लें, इस युद्ध एवं बाह्य आक्रमण जो संबंधी, इसके आधार पे जब 352 लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो इसे हम बाह्य आपातकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य आपातकाल। और इस वाले आपातकाल को हम आंतरिक आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह वाले आपातकाल को हम आंतरिक आपातकाल के नाम से जानते हैं। जब युद्ध होगा किसी बाह्य देश से, बाह्य कंट्री के कारण होगा, या कोई दूसरा देश बाहर से आक्रमण कर दे, तो इस आधार पे 352 लगाया जाता है, तो वो बाह्य आपातकाल कहलाता है। और जब आंतरिक विद्रोह, जब सशस्त्र विद्रोह, भारत के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? आंतरिक आपातकाल की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन से आपातकाल में, बाह्य आपातकाल जब होता है तो उसमें 359 कब लागू होगा, 358 कब लागू होगा, या अपने आप होगा, सशस्त्र विद्रोह में कौन सा लागू होगा, ये सब सारी बातें हम लोग जब डिटेल से टॉपिक आएगा वहाँ पे चर्चा करेंगे। और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे ही की जाती है। यहीं पे भी पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे डिटेल में। इसी तरह से राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति शासन 365 के आधार पे 356 लगाया जाता है। ये कैसे लगाया जाता है, इसकी भी चर्चा वहाँ करेंगे। वित्तीय आपातकाल, सौभाग्य हमारा कि हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है। तो ये वित्तीय आपातकाल वगैरह, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। इनका उल्लेख भाग 18 में 352 से 360 के अंतर्गत इसका उल्लेख कर रखा है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपातकाल के बारे में मोटे तौर पे मैंने बात बताई है, लेकिन इस आपातकाल की चर्चा हम लोग डिटेल से आगे भी करते रहेंगे। आगे भी ये बात हमारी बहुत अच्छे से, और इस आपातकाल की कहानियाँ भी बताऊंगा कि कब कब कौन कौन सा आपातकाल लगा, किन परिस्थितियों में लगा, वो सारी बातें आप लोगों को डिटेल में जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पे हम इसकी चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, आपातकाल संबंधी बात भी हमारी विशेषता यहाँ कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में एक विशेषता आती है जो है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय दोस्तों, स्वतंत्र निकाय हमारे भारतीय संविधान में आपको पता है बहुत सारी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से निर्मित की गई हैं। स्वतंत्र निकायों के रूप में जैसे आप देख लीजिए यूपीएससी स्वतंत्र निकाय के रूप में संवैधानिक संस्था है। इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग, जिसको हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो आरपीएससी या स्टेट पब्लिक
सर्विस कमीशन, ये भी स्वतंत्र निकाय हैं। आप देखेंगे और भी संस्थाएं जैसे CAG का पद है, आर्टिकल 148 में CAG के पद का उल्लेख दे रखा है। इसकी स्वतंत्रताओं, इसकी शक्तियों के बारे में भी उल्लेख दे रखा है। इसी तरीके से आपको पता है निर्वाचन आयोग का उल्लेख इसमें दे रखा है। स्पेशली इसकी स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र का ध्यान रखने के लिए निर्वाचन आयोग का होना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा आप देखिए निर्वाचन आयोग के अलावा और भी बहुत सारे आयोग हैं, जैसे वित्त आयोग है, जैसे वित्त आयोग के अलावा संविधान के अंदर और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं। जैसे वित्त आयोग के अलावा SC या ST आयोग, OBC आयोग, इस तरह से अनेक संस्थाएं जो हैं संविधान में ही इनका उल्लेख दे रखा। संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से भी संविधान अपने आप में बहुत पावरफुल बनता है। ये संस्थाएं पावरफुल होती है, इनकी स्वतंत्रता संविधान ने ही सुनिश्चित कर रखी है, संविधान ने ही इनको शक्तियाँ और कार्यप्रणालियाँ दे रखी हैं। तो इस तरह से ये संस्थाएं जो हैं भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में, भारतीय एकता अखंडता को बनाए रखने में और भारतीय जनता के जन कल्याण के लिए बहुत उपयोगी संस्थाएं, महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। भारतीय शासन व्यवस्था को संचालित करने में इन संस्थाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक एक करके हमारे सिलेबस में जहां पर जो जो संस्था का उल्लेख होगा उन संस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इनके अलावा कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं भी हैं, जैसे नीति आयोग है, कुछ सांविधिक संस्थाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, सतर्कता आयोग है, लोकपाल लोकायुक्त है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान के दायरे में तो आती हैं लेकिन संविधान में उनका उल्लेख नहीं है। ऐसी संस्थाओं को हम संसदीय अधिनियमों के द्वारा निर्मित की हैं तो सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। और ऐसी संस्थाएं जिनको कार्यकारी आदेश द्वारा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा निर्मित किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था। जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग थी, अब नीति आयोग हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्वतंत्र निकायों के संबंध में आती हैं। दोस्तों स्वतंत्र निकाय का उल्लेख यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसके बाद में और एक और विशेषता हम देखते हैं दोस्तों। स्वतंत्र निकाय हो गया, एकल नागरिकता। नेक्स्ट एक और विशेषता हम देख सकते हैं दोस्तों संविधान की। स्वतंत्र निकाय कंप्लीट हुआ, नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एकल नागरिकता। हम शायद बीच में उसको लिखना भूल गए या याद नहीं है, चर्चा कर लेते हैं। इस पे चर्चा हालांकि हो रखी है कि पूरे देश के लिए एकल नागरिकता है, भारत का नागरिक होना जरूरी है सभी के। जैसे अमेरिका में राज्यों का नागरिक होना और देश का नागरिक होना दोनों अलग अलग बातें हैं, ऐसा भारत के अंदर नहीं पाया जाता। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने हमारे देश में अपनाया गया राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रवाद को पहले लाने के लिए, राष्ट्रीयता का मुद्दा बनाए रखने के लिए हमने केवल एकल राष्ट्र की अवधारणा या एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया है, ना कि अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग नागरिकता को अपनाया है। और लास्ट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों विशेषताओं के अंदर। वो विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। दोस्तों हमारे यहाँ अगर हम बात करें त्रिस्तरीय सरकार की बात करें, त्रिस्तरीय सरकार की हम बात करें, हालांकि इसकी बात हम डिटेल में जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पे रिलेवेंट स्थान पर ही वहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि शासन व्यवस्था के पहले प्रारंभ में 2 स्तर होते थे, एक संघ सरकार और दूसरा राज्य सरकार। ये केंद्रीय स्तर पर होती है, केंद्रीय सरकार केंद्रीय स्तर या संघ स्तर पर होती है, और वहीं राज्य सरकार जो है राज्यों के स्तर पर होती है। और आजकल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट भी आ गया, सरकार की तीसरी लेयर भी आ गई है, स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ पर अंगीकृत किया गया है, स्वीकार किया गया है। और ये स्थानीय स्तर पर होता है। किस पर होता है? स्थानीय स्तर पर होता है। ये स्थानीय स्तर पर होता है। स्थानीय सरकार की हम बात करें तो स्थानीय सरकार जो है, इसके दो स्वरूप हमारे यहाँ पाए जाते हैं। एक तो ग्रामीण स्थानीय सरकार, और शहरी स्थानीय सरकार। शहरी स्थानीय सरकार, आपको पता है कि संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में ये 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और वहीं शहरी स्थानीय सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूरे देश में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो यहाँ स्थानीय लेवल पर दो प्रकार की सरकारें, जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति और जिला परिषद पाई जाती है। जो शहरी स्थानीय निकाय हैं वहाँ पर नगर पंचायत या नगर पालिकाएँ, नगर परिषद या नगर निगम, जो भी जनसंख्या के आकार में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब पाई जाती हैं। ये टॉपिक हम बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से, इनका उद्भव विकास वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जहाँ टॉपिक आएगा वहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे। मतलब ये है कि भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई, यानी संघ सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों को कम करते हुए, सीमित करते हुए अब स्थानीय सरकार की स्थापना भी की है। आम आदमी अपने में से ही स्थानीय लेवल पे सरकार बनाएगा, अपनी नीतियां बनाएंगे, उनको लागू किया जाएगा। ये ग्राम स्वराज की अवधारणा, जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा है, उसको साकार करने के लिए लागू की गई थी। तो दोस्तों, ये त्रिस्तरीय सरकार की बात भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। मोटे तौर पे मैंने बात बताई है, केवल हमने टच किया है। इसको पढ़ेंगे तो अलग से बहुत गहराई से चीज़ों को समझेंगे। पंचायती राज व्यवस्था मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहा है, तो इस पे भी हम बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इनकी चर्चा हम डिटेल में कर लेंगे। लेकिन चूंकि हम केवल संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो मोटे तौर पे हम लोगों को संविधान की प्रमुख विशेषताओं, प्रमुख बातों की बात करनी थी। वो सारी बातें बता दी। तो सरकार के त्रिस्तरीय सरकार हो गई, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो गई, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इस तरह से जो है सरकारों के त्रिस्तरीय संरचना हमारे यहाँ पर पाई जाती है। विकेंद्रीकरण हमारे यहाँ सत्ता का बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तानाशाही की संभावना हमने समाप्त कर रखी है। ये सारी विशेषताएं जो है हमारे संविधान की विशेषताएं, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने आप लोगों को कितनी सारी संविधान की विशेषताएं बताई हैं, इतनी सारी जो संविधान की विशेषताएं मैंने बताई हैं, इनको जो आपने अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ा है, समझा है, डिटेल से समझा है, तो आपको पता लगेगा कि भारत का संविधान क्या है, कैसे है। अब इस संविधान की विशेषताओं को गहराई से समझने के बाद में अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इनका विश्लेषण भी करें, कि चूँकि हम ऑब्जेक्टिव टाइप में तो कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट मैंने सारे आपको बता दिए हैं, मैटर भी काफ़ी बताया है आपको। नोट्स भी आप लोगों को, क्लास नोट्स भी PDF के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को RS मेंस या IS मेंस से कोई भी एग्ज़ाम जो मेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव मैटर लिखना होता है, तो उसके लिए हमको एनालिसिस भी करना ज़रूरी होता है। भारतीय संविधान के बारे में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं, उन आलोचनाओं पे भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और उन आलोचनाओं का जवाब भी देंगे कि वो आलोचनाएं क्यों की जाती हैं, किस आधार पे की जाती है, और वो आधार सही है या गलत है, उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और संविधान की आलोचना, उसका विश्लेषण करते हुए फिर हम संविधान की विशेषता टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग बाद में जो है चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे हम लोग? संविधान की विशेषताओं या भारतीय संविधान की आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे, उसकी कमियों को, उस पर लगने वाले आरोपों का हम
पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिरकार ये आरोपों में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।